नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। हाजिर हूं लेकर एक और हफ्ते बातचीत खेतों की, खेती की और किसानी की मंडी.com के इस एपिसोड में। मंडी.com में वैसे तो बहुत सारे एफपीसीज की हमने चर्चा की है, यानी किसान उत्पादक कंपनियों, जो कुछ किसान उत्पादक संगठन होते हैं, उनकी चर्चा हमने आपके साथ की है। कई ऐसे एफपीओज की कहानी भी हम आपके पास लेकर आए हैं जो बहुत सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ आज एक जिस एफपीओ की बात हम करने वाले हैं वो पहले बात किए गए सारे एफपीओ से हटके हैं। क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल एफपीओ का जो पूरा सिस्टम अपने देश में चल रहा है और जिस तरह से सरकार ने बहुत ज्यादा जोर एफपीओ पे, जो किसान उत्पादक संगठन है, उनके इनकॉर्पोरेशन पर दिया है, उसके पूरे स्ट्रक्चर में एनजीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो एनजीओ होते हैं वही रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं और वो एफपीओ बनाते हैं। लेकिन चोराड एफपीसी एक ऐसा एफपीसी है, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसका इनकॉर्पोरेशन यानी जिसकी स्थापना किसी एनजीओ ने न करके एक दूसरे एफपीओ ने किया है। कौन से एफपीओ ने किया है, क्या पृष्ठभूमि रही है, ये सब हम जानेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, जो हमारे साथ इस समय गुजरात के राधनपुर जिले से जुड़े हैं। दिलीप कुमार सुफर, जो चोराड एफपीसी के सीईओ हैं, वो हमारे साथ इस समय है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप भाई आपका मंडी.com में। नमस्ते सर। दिलीप भाई, आपका जो एफपीओ है, बहुत सारी खास बातें इसमें हैं। जैसे एक बात तो मैंने अभी अपने दर्शकों को बताई कि बनास एफपीओ, राधनपुर का एक जो एफपीओ है जो बहुत पहले से काम कर रहा है आपके, उसने एक तरह से आपको खड़ा करने में मदद की। लेकिन दूसरा साथ में ये भी है कि आपके इस एफपीओ की स्थापना आपने तब की जब लगभग देश में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप हुई पड़ी थी और मई 2020 से शायद गठन आपने शुरू किया था, और गठन की प्रक्रिया और जो कि आखिरकार अक्टूबर में जाकर पूरी हो सकी। क्या था ये पूरा घटनाक्रम, क्या सब मुश्किलें आई और किस तरह से आप लोगों ने इस चोराड एफपीसी का गठन किया? नमस्ते। चोराड एफपीसी का जो एरिया है, कमांडिंग एरिया है, 20-25 गांव चोराड इलाके से नाम से जाने जाते हैं। वो नॉर्थ गुजरात का एकदम बॉर्डर से छठा इलाका है। 22-23 गांव है, वो सब डीएडीपी में आते हैं, बॉर्डर एरिया में। ठीक है, यहाँ पूरा पिछड़ा इलाका है, सूखी खेती है, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। अभी जस्ट 5-6 साल से वहाँ कैनाल का पानी आया है। यहाँ किसान है, वो भी थोड़े गरीब और पिछड़े किसान हैं। बनास एफपीओ यहाँ 2016 से काम कर रहा है सांतलपुर इलाके में। तो इस गांव के जो इलाके के लोग हैं, वो बड़े बड़े आगेवान उनके पास आए कि भाई आपका जो यहाँ संगठन है, वैसा संगठन हमारे इलाके में कहीं है नहीं। हमारा जो सांतलपुर का इलाका है, वहां से मार्केट तकरीबन पड़ता है 60-70 किलोमीटर की दूरी पे। और वहाँ जो मेन क्रॉप होता है क्यूमिन, वो क्यूमिन पूरा अलग है गुजरात में। उसका कलर, उसका स्वाद, टेस्ट वगैरह जो है वो पूरे गुजरात और राजस्थान के क्यूमिन से अलग रहता है। तो उन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात किया बनास से कि भाई आपका जैसा संगठन है वैसा हम लोगों को भी यहाँ एक संगठन बनाना है, जिससे हम लोग फार्मर को घर बैठे बेनिफिट दिला सके। तो बनास और नाबार्ड ने साथ में मिलके ये एफपीओ का गठन किया अक्टूबर 2020 में। इसका प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया था बनास ने और बनास के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनवरी 2020 से। तो उस टाइम पे 2 महीना प्रोसेस किया और सीधा लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर कुछ काम हो नहीं पाया। फिर हम लोगों ने मई से शुरू किया, तो दिसंबर में आके हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, गांव में अवेयरनेस किए, फार्मरों को समझाया एफपीओ का क्या क्या बेनिफिट है। तो लगभग हमारा जो इलाका है सांतलपुर का, जो बॉर्डर से छटा है और पूरा रन से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ ये एफपीओ एक कैसे सक्षम बन के उभर सकता है, वो सब हम लोगों ने गांव जाके पूरा फार्मरों को समझाया। फिर सब फार्मर इकट्ठा हुए जी दिलीप भाई, बनास की मदद से। जी,
मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा और तब समझूंगा अपने दर्शकों के लिए कि वास्तव में किस तरह से फायदा आप दे पाए। थोड़ा सा मैं आप से ये जानना चाहता हूं कि जो एफपीओ आपका है, क्योंकि आपने बताया अपनी बातचीत में कि वो बिल्कुल सूखा इलाका है और उसमें करीब 5-6 साल पहले तक तो खेती भी नहीं होती थी, अब पानी का स्रोत कहीं पहुंचा है तो थोड़ी बहुत खेती शुरू हुई है। तो एक तो जीरा आपने बताया, जीरे के अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं जो कि वहां पर खेती की जाती है? यहाँ मेन जीरा, फिर अपना एरंडी है, केस्टर, मस्टर्ड और सौंफ। और खरीफ में ज्यादातर यहाँ क्लस्टर बीन है, मूंग है और ज्वार होता है सर। अच्छा, ये जो कम पानी में ये क्रॉप हो जाते हैं, केस्टर है, अपना ज्वार सीड है, मूंग है। खरीफ में कम बारिश पड़ती है तो उस टाइम पे हो जाता है, और फिर कैनाल में पानी आता है तो रबी में मस्टर्ड, केस्टर और कीमेल लेते हैं। तो ये जो फसलें हैं इनकी मार्केटिंग के लिए, इन्हें बेचने के लिए किसानों के पास कौन कौन सा जरिया है, या कहा जाए कि मार्केट प्लेस कौन सा है जहां की किसान इनको बेचते हैं? सातलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर पे राधनपुर पड़ता है, जो एक बड़ा लोकल मंडी बोला जाता है। वहाँ केस्टर और मस्टर्ड के लिए वहाँ मार्केट मिल जाता है। ठीक है सर। क्यूमिन के लिए अगर ज्यादा क्यूमिन है तो उन लोगों को ऊंचा जाना पड़ता है, जो तकरीबन 120 से 30 किलोमीटर दूरी पे है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, उनको कॉस्टली पड़ता है, किराया भी ज्यादा लगता है। और छोटे छोटे फार्मरों के पास 5, 6, 10 बैग होती है, तो वो 10 बैग लेके ऊंचा कैसे जाएगा, तो उनको कॉस्ट बढ़ जाता है। हमारा जो एफपीओ है वो सीधा उनके घर बैठे ही उनको रेट देता है, और मार्केट का जो मॉडल प्राइस रहता है उससे एवरेज 50, 60, 70 रुपए प्लस रेट में देता है सर। चलिए, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे आपसे दिलीप भाई, क्योंकि देखा जाए तो किसान उत्पादक संगठन का पूरा मतलब ही यही है कि अगर जो किसान सदस्य हैं उसके उनको बेहतर फायदा हो, ज्यादा प्राइस मिले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दिलीप भाई सुफर से हमारी बातचीत जारी रहेगी चुराड एफपीसी की यात्रा के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रॉक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार सुफर, जो कि चुराड एफपीसी के सीईओ हैं, उनसे, जो हमारे साथ गुजरात के राधनपुर से जुड़े हैं और बता रहे हैं अपने इस एफपीसी की यात्रा की कहानी, जिसकी शुरुआत हुई उस समय जब पूरा देश कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लग रहे थे और उसके बाद जो आर्थिक गतिविधियां एक तरह से लगभग ठप पड़ गई थी, उस समय लगभग इस एफपीसी की कहानी की शुरुआत हुई। तो दिलीप, आप जो कह रहे हैं कि आपने ये बनने के बाद, इस एफपीसी के बनने के बाद किसानों को घर बैठे प्राइस देना शुरू किया, इसको थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे आपने ये काम किया, और प्राइस देने का मतलब एफपीओ ने किस तरह से प्राइस दिया। यानी अल्टीमेटली तो आपने कहीं ना कहीं किसी बाजार से खुद को जोड़ा होगा एफपीओ को, तभी आप वहां से किसानों से खरीद कर रहे होंगे, उसको कहीं और बेच रहे होंगे। तो ये कैसे इकोनॉमी बनती है एफपीओ की, ये थोड़ा समझाइए।
जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम मंडियां सब बंद थी सर। उस टाइम पे कोई मंडी खुली नहीं थी, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, एनसीडीएक्स का रेट पकड़ के चलते थे। हर रोज सुबह में हम लोगों का परचेसिंग शुरू होता है, हम एनसीडीएक्स को सीधा फार्मर को ही दिखाते थे, भाई देखिए आप ये रेट अभी चल रहा है, ठीक है। अपना जो कॉस्टिंग लग रहा है उसमें से हम लोग मिनिमाइज करके फार्मर को सीधा बेनिफिट देते थे। मान लीजिए कैस्टर 70 रुपये रेट अभी आज का चल रहा है, हम लोग उनसे सीधा 70 रुपये थोड़ा बहुत ज्यादा देके सीधा एनसीडीएक्स के रेट से ही परचेस कर लेते थे। फार्मर को बेनिफिट सीधा क्या है कि एक हमारा टेम्पो और हमारे लेबर सीधा उनके घर जाएंगे, उनके सामने उनके प्रोडक्ट का वेट होगा, सीधा का सीधा टेम्पो लोड होकर चला जाएगा। फार्मर को सीधा बैंक में जाके दूसरे दिन पैसा ही विड्रॉ करना है। उस टाइम फार्मर को तो रेट कोई मालूम नहीं था कि बाजार में क्या है, सब मार्केट मंडियां तो सब बंद है। तो हम लोग एकदम सीधा उनके घर जाके ही बात करते थे कि भैया ये रेट चल रहा है, ये जो मंडी है वो ऑनलाइन मंडी है, पूरे इंडिया की मंडी है, यहाँ सब व्यापारी ऑनलाइन परचेस और सेल करते हैं, तो हम लोग यही रेट से आपका माल खरीदेंगे। यानी आपका कहना ये है कि जो कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है एनसीडीएक्स, उस पे आप भाव देखते थे और भाव देख के उसी भाव के आधार पर आप खरीद करते थे। लेकिन दिलीप भाई, एनसीडीएक्स पे जो भाव आता है वो तो वायदा का भाव आता है, यानी फ्यूचर प्राइस आता है, जो कि उस महीने का या तो होगा या उसके अगले महीने का होगा। तो उससे आप हाजिर भाव किस तरह से मिलान करते थे उसका, और किस तरह से आप तय करते थे कि क्या भाव आप देंगे किसानों को? हम लोग सर जिस एक्सपायरी में बैठे हैं, मान लीजिए 20 अप्रैल में बैठे हैं, ठीक है सर, तो 20 अप्रैल तक का जो रेट चलता रहता है उस हिसाब से हम लोग परचेसिंग करते हैं और उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं सीधा जी, उसको हम वैसे मैनेज करते हैं। नजदीकी महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो भाव है उसी को आप बेंचमार्क मानते हैं? जी सर। लेकिन दिलीप भाई, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जो भाव है नजदीकी महीने का एनसीडीएक्स के ऊपर वो मंडी से नीचे चल रहा हो, ये स्थिति भी होती होगी। तो वैसे में आप क्या करते हैं, क्योंकि फिर तो किसान आपको अपना माल बेचने में हिचकिचाएगा। नहीं, उस टाइम सर हम थोड़ा होल्डिंग करते हैं अपने स्टॉक पे। हम लोगों को आइडिया लगता है, हम फ्यूचर देखते हैं तो हमको लगता है कि चलो इस महीने इस रेट चल रहा है तो अगले महीने ये रेट होने वाला है, ठीक है सर, तो हम उस महीने के हिसाब से भी सौदे कर लेते हैं। यानी एनसीडीएक्स के ऊपर जो आगे के महीनों का भाव आपको दिखता है उससे आपको मदद मिल जाती है ये समझने में कि फिलहाल आपको खरीदी करनी है या रुकना है या आपको बेचना है। अच्छा, तो ये तो हो गई खरीदी की बात। अब वो जो माल आप खरीदते हैं किसानों से, उसको आप कहाँ बेचते हैं? वो आप सीधे मिलर प्रोसेसर पर के पास लेके जाते हैं या वो एनसीडीएक्स पर भी आपने काम किया है, वहां भी बेचा है? हम लोगों ने ऐसे सीधा तो क्या है सर कि कैस्टर है, क्यूमिन है, हम लोगों के पास ज्यादातर जो स्टॉक रहता है वो सीधा हम एनसीडीएक्स में ही सेल करते हैं, कैस्टर और क्यूमिन में। अलग अलग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईपीएम क्यूमिन जो होता है वो हम आईटीसी को सप्लाई करते हैं। वो आईटीसी सीधा वहां बंदा आता है, फार्मर के घर ही सैंपलिंग करता है, जैसे ही क्यूमिन पास हो जाता है फिर फार्मर से रेट करके हम सीधा आईटीसी को सप्लाई कर देते हैं। इफ्को के साथ भी हमारा टाइप है, इनपुट और क्यूमिन दोनों के लिए। इफ्को का हम लोगों ने एजेंसी भी लिया हुआ है। ओला एग्रो को भी हम लोग सप्लाई करते हैं और बनास एफपीओ के थ्रू अदर देन दूसरी पार्टियों को भी हम लोग सीधा माल सप्लाई करते हैं। हम चोराड एफपीओ है वो बनास का मेंबर है। यानी अगर एफपीओ होने का फायदा समझने या समझाने की बात की जाए दिलीप भाई, तो ये सीधी सी बात है कि कोई एक किसान या 5 या 7 किसान मिलके भी आईटीसी से या इफ्को से या एनसीडीएक्स से सीधे कारोबार नहीं कर सकते हैं। वो अब एफपीओ होने के नाते आप लोग कर पा रहे हैं, यानी बड़े कॉर्पोरेट से लेके और एक्सचेंज पर सीधे आप अपना माल बेच रहे हैं। मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूं कि ये जो करने की क्षमता आपकी आई है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपका ये हुआ है, इससे वास्तव में लाभ कितना हुआ है किसानों को? यानी अगर आप नहीं होते, अगर आपका एफपीओ नहीं होता तो वहां के किसान जिस तरह से अपना माल बेचते, और अगर आपके एफपीओ होने के कारण जिस तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे कितना वास्तव में प्राइस रियलाइजेशन या यानी जो कीमत मिल रही है किसान को, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितना फर्क पड़ा है? एवरेज पर फार्मर को 20 से 25% फर्क पड़ा है।
उसमें मैं कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं तो मान लीजिए एक फार्मर 10 या 15 बैग लेके मंडी में आता है, तो उसको सुबह से लेके शाम तक मंडी में रुकना पड़ेगा। 10 बैग का उसके घर से लेके मंडी तक का किराया लगेगा। फिर उसको कैश पेमेंट में लेके जाना पड़ेगा, और वो भी जो मंडी में रेट हराजी जो रहेगी, ऑक्शन जो रेट तय करेगा वही रेट में उनको देना पड़ेगा। हम लोग सर सीधा क्या करते हैं कि फार्मर के घर जाते हैं और फार्मर खुद अपना रेट बताता है कि भैया मुझे ये रेट में देना है, अगर आपको लेना है आपकी कंपनी को तो आप बताइए। फिर हम लोग वहां बैठते हैं, पूरा उनको समझाते हैं, कैलकुलेशन बिठाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधा उनके घर से ले लेते हैं, तो एक उनका जो पूरा दिन बिगड़ता है वो नहीं बिगड़ेगा, वो दूसरा काम भी कर पाएंगे। उनका जो किराया जाता है वो किराया नहीं जाएगा। उनको मार्केट में आने के बाद फिर कैश लेके घर जाना पड़ता है, वो भी उनको दिक्कत नहीं है। हम लोग सीधा वहां से जैसे तुलाई हो गई, हमारा माल उठ गया, अगर पुराना फार्मर है तो आधे घंटे में हम लोग उनके बैंक अकाउंट में पैसा दे देते हैं। अगर नया फार्मर है तो 24 घंटे में हम लोग उनके बैंक अकाउंट में पैसा दे देते हैं। तो उनका पूरा टाइम और जो खर्च होता है एक्स्ट्रा टाइम, वो पूरा का पूरा बच जाता है। हम लोगों का जो परचेसिंग प्राइस होता है वो मार्केट के मॉडल प्राइस से अप होता है। अगर मान लीजिए आज राधनपुर का रेट क्यूमेन में 4000 का चल रहा है, तो हम उनको मॉडल प्राइस से 50-60 रुपए, यानी कि घर बैठे 4060 रुपए में क्यूमेन परचेज कर रहे हैं। तो उनको एवरेज प्रति 20 kg पे 30-35-40 रुपया तो वही सीधा मिल गया। और उसके अलावा आपका कहना है कि जो समय उनका बचता है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बचता है, प्लस जो उनको लेबरिंग लगती है, यानी बोरियां भरने और प्लस उसको ऊपर ट्रक पे या ट्रॉली पे चढ़ाने उतारने का जो खर्च है वो बचता है। तो कुल मिला के करीब करीब 25% उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाती है। जी दिलीप भाई, हमारी ये चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद और मंडी.com में जानेंगे चुराड़ एफपीसी के यात्रा की कुछ और पहलू। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज चुराड़ एफपीसी, जो चुराड़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो गुजरात के राधनपुर जिले में काम कर रहा है। पिछले 2 सालों से ये कंपनी सक्रिय है, उसके बारे में। और हमारे साथ कंपनी के सीईओ दिलीप कुमार सुफर बने हुए हैं इस पूरी कहानी से हमें परिचित कराने के लिए। अभी ब्रेक पे जाने से पहले के जो 2 सत्र हुए उसमें दिलीप भाई ने हमें बताया कि किस तरह एफपीओ की अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो जिस तरह से किसानों से खरीदारी और उसको आगे बाजार में बेचने का जो कारोबारी गतिविधि है, उससे 25% तक किसानों की आमदनी बढ़ी है। दिलीप भाई, ये तो एक बात हो गई, उसके अलावा और कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे आप किसानों की मदद कर पा रहे हैं? हम लोगों ने एफपीओ जैसे स्टार्ट किया था उसी टाइम पे एफपीओ का एग्रो सेंटर हमने ओपन किया था, जहां से फार्मर लोगों को इनपुट में जो भी उनको जरूरियात है, सीड्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, वो वगैरह हम उनको हमारे जो क्लस्टर लेवल पे गांव है वहां जाके सीधा उनके घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। अगर एक गांव है वहां हमारे 100 से 150 सभासद है, मेंबर है,
उनको मान लीजिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी कि 100 या 150 बैग हम लोगों को चाहिए, तो हम उनको सीधा घर पे ही सप्लाई कर देते हैं। उसमें एफपीओ का मार्जिन कम रहता है, पर फार्मर को सीधा घर बैठे फर्टिलाइजर मिल जाता है। ठीक है सर। इसके अलावा हम लोग जियो फ्रेश है, हमारा सिद्धपुर में है जियो फ्रेश ऑर्गेनिक करके, उनके साथ हम लोगों का टाई अप हुआ है और हम 50 फार्मरों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक क्यूमिन, कैस्टर वो वगैरह सब होगा। छोटा सा सवाल मैं आपको रोक के पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपने बात की है। पेस्टिसाइड्स मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आपके जरिए ये पता चले, जो पेस्टिसाइड्स किसान खरीदते हैं, मैंने देखा है कि बहुत बार 1500 रुपए जो एमआरपी जिस पेस्टिसाइड की कीमत होती है, वास्तव में शायद उसको जो डीलर है उसको वो 500 रुपए या 600 रुपए का पड़ता है। मतलब 200% तक या 300% तक, मैंने तो कुछ दवाइयों में देखा है 1000% तक मार्जिन डीलर को मिलता है। जब आप एफपीओ के जरिए किसानों को ये दवाइयां उपलब्ध कराते हैं तो उसमें उनको कितना फायदा होता है, कितना मार्जिन पर काम करता है आपका एफपीओ? उसमें उनको मार्जिन में तो ज्यादा हम लोग नहीं रखते, हम लोग दवाई स्टैंडर्ड कंपनी की ही सर हमारे सेंटर पे रखते हैं। मान लीजिए इफ्को के साथ हमारा टाइप है, अपना बायर है थानो का है, तो इन लोगों में मार्जिन कम होता है और दवा एकदम स्टैंडर्ड होती है, उनकी एमआरपी मार्केट से कम रहती है। ठीक है सर। तो फार्मर जो भी लेने आता है, दूसरी जो कंपनियों की दवाई होती है उसमें ऑलमोस्ट डबल मार्जिन होता है और डबल एमआरपी होती है। हम लोग इफ्को की ही दवा यूज करने के लिए उनको बताते हैं, क्योंकि ये देखो इसका फायदा एक है कि ये दवा स्टैंडर्ड है, इसका जो रेट है वो जेन्युइन रेट है मार्केट से, तो उन लोगों को हम ऐसे लुभाते नहीं है कि 1200 की दवाई 600 में बेचते हैं। हाँ, आपके अपने दर्शकों के लिए मैं केवल एक लाइन इसमें जोड़ दूं, जो मैंने पहले कहा था कि इफ्को की जो दवाइयां होती हैं उसमें मार्जिन डीलर के लिए भी इतना कम होता है कि शायद इसीलिए जो हमारे जो किसान भाई हैं उनका अनुभव होगा कि वो जब जाते हैं बाहर बाजार में दवा लेने तो इफ्को की दवा मिलती नहीं है, क्योंकि इफ्को की दवा पे मार्जिन बहुत ही कम होता है। और इसलिए इफ्को की दवा अगर एफपीओ उनको उपलब्ध करा रहा है, इसका मतलब ही है कि वैसे ही उनके रेट में उनको शायद 50% 60% का फायदा वहीं पे हो जा रहा है। हाँ दिलीप भाई। जी सर। उसमें और दूसरा एक बेनिफिट है कि हम लोग क्या है बल्क में परचेस करते हैं और बल्क में फार्मर को देते हैं, तो उस हिसाब से जो भी डिस्काउंट मिलता है वो हम सीधा फार्मर के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। जी। हम लोगों का जियो फ्रेश के साथ टाई अप है और हम लोग 1 साल हो गया है 50 फार्मरों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं, जिसमें फार्मर सिलेक्शन हो गए, क्यूमिन कैस्टर जो भी उस जमीन में होगा उत्पन्न वो पूरा ऑर्गेनिक होगा। जैसे ये 50 का हम लोगों को सक्सेस रेट मालूम पड़ेगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 50 और 50 के पेयर में करेंगे। प्लानिंग में सर हमारा भविष्य में ये है कि अभी हमारे पास 550 मेंबर है, तो उसको हम 1500 मेंबर तक लेके जाएंगे और 25 पूरे जो हमारे इलाके के गांव हैं 25 के 25 गांव 100% हो जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक ऑयल मिल डालने जा रहे हैं जिसमें कैस्टर और मस्टर्ड दोनों का हम लोग वहाँ प्रोसेसिंग कर पाए। जी जी जी। हमारे दर्शकों के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि एफपीओ या एफपीसी क्या होते हैं, तो ये किसानों का संगठन होता है, किसानों की कंपनी होती है जिसके बोर्ड के सदस्य भी किसान होते हैं और जिसके शेयर धारक भी किसान होते हैं। यानी जो किसानों को फायदा ऐसे मिलता है जो अभी दिलीप भाई ने बताया तो मिलता ही है, लेकिन जो एफपीओ की आमदनी होती है वो भी दरअसल जो शेयर धारक किसान है उन्हीं का फायदा होता है। दिलीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। नमस्ते सर। ये थे दिलीप कुमार सुफर, सीईओ चोराड एफपीसी के, जो हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने पूरी कहानी बहुत विस्तार से हमें बताई और हमें समझाया कि कैसे एक एफपीओ के होने के कारण जो गुजरात का वो राधनपुर जिला है जहां और भी बनास एफपीओ उन्होंने बताया कि काम कर रहा है 2016 से और 2020 में उन्होंने काम करना शुरू किया है, कैसे किसानों के लिए स्थितियां बदली हैं, कैसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। और इस कहानी से ये सीधे सीधे हमें ये समझ में आ जाता है, आ सकता है कि एफपीओ किस तरह से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दीजिए मुझे अब इजाजत चलने के लिए मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।